नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप संबोधनों से पक गए हैं तो आगे से संबोधन बंद कर देंगे। कल से बिना संबोधन और बिना किसी औपचारिकता के सीधी क्लास शुरू हो जाएगी। पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी जेस मिल की, जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि एक उपयोगितावादी विचारक है, जो कि एक उदारवादी विचारक है। और पिछली कक्षा में हमने हैरियट टेलर की चर्चा की, जो इनकी पत्नी है, इनकी बुक्स की चर्चा की, और ऑन लिबर्टी की स्वतंत्रता संबंधी जो विचार थे उनकी चर्चा की थी हमने पिछली क्लास में। इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं जेएस मिल के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, प्रतिनिधियात्मक सरकार संबंधी विचारों की, इनके राजनीतिक विचारों की, महिला समानता और नारीवादी उदारवाद की, और उपयोगितावाद की, कि कैसे उन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन कर दिया। इन सब की मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो शुरुआत जो करते हैं वो जेएस मिल की एक बड़ी महत्वपूर्ण कृति है। उस कृति का नाम है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, प्रतिनिधि सरकार के ऊपर विचार, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इस पुस्तक की चर्चा करेंगे। 1861 में आई ये पुस्तक। जब इस पुस्तक की अपन चर्चा करेंगे, प्रतिनिधियात्मक सरकार, पर विचार, तब हम बहुत सारे राजनीतिक विचारों को समझ जाएंगे जिनका संबंध जेएस मिल से है। देखिए, जेएस मिल प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बजाय प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र और लोकतंत्र के समर्थक है। हालांकि जेएस मिल कहते हैं कि देखिए, वो शासन व्यवस्था अच्छी होती है जहां प्रत्येक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा मौकों के ऊपर सरकार के साथ सहभागिता करने का मौका मिले। जब व्यक्ति जितना ज्यादा लोकतांत्रिक गतिविधियों में शामिल होगा, उस व्यक्ति का विकास उतना ही ज्यादा होगा। तो ये जो मौके मिलते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जन सहभागिता के मौके ज्यादा होते हैं। लेकिन हुआ क्या है, जेएस मिल का ये कहना है कि धीरे धीरे जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है। तो तब फिर हमें प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का चर्चा करनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की चर्चा करनी चाहिए, प्रतिनिधियात्मक डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की चर्चा करनी चाहिए। इसमें क्या करती है, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और फिर जो कार्य करते हैं वो सारे उनके प्रतिनिधि करते हैं। यानी फिर जनप्रतिनिधि जन इच्छाओं के अनुकूल कार्य करते हैं। यहां तो जनता स्वयं कार्य करती है अपने कल्याण के लिए, यहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमएलए है, एमपीज हैं, सरपंच हैं, प्रधान है, जिला प्रमुख है, वार्ड पंच है, ये सारे कार्य करते हैं जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। क्योंकि जनसंख्या इतनी हो गई है कि जनता अब सीधा शासन कार्यों में भागीदारी नहीं कर सकती। तो जेएस मिल, रूसो जहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थक हैं, वहीं जेएस मिल प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के समर्थक हैं। फिर जेएस मिल का यह कहना है कि ये जो प्रतिनिधियात्मक सरकार होगी, इसका स्वरूप संसदीय होना चाहिए, संसदीय स्वरूप हो। देखिए, प्रतिनिधियात्मक जो सरकारें होती है वो दो प्रकार की, आमतौर पर हम दो प्रकार कर लेते हैं एक बार, कि एक संसदीय होती है, एक अध्यक्षात्मक होती है। जो अमेरिका में वो अध्यक्षात्मक है और ब्रिटेन में है वो संसदीय है। लेकिन जेएस मिल संसदीय प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के समर्थक है, क्योंकि इसमें जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके ऊपर ज्यादा नियंत्रण होता है।
तो जनता का ज्यादा नियंत्रण संसदीय व्यवस्था के अंदर होता है, अपनी सरकार के ऊपर, अपनी कार्यपालिका के ऊपर, इसलिए वो संसदीय स्वरूप को ज्यादा बेटर मानते हैं। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात बोलते हैं जेस मिल। जेस मिल कहते हैं कि संसद का कार्य कानून बनाना नहीं होना चाहिए। देखिए, हम कहते हैं कि संसद, जिसको हम विधायिका बोलते हैं, इसका तो काम ही कानून बनाना होता है, और जेस मिल तो बात ही बड़ी अजीब सी कर रहे हैं कि कानून नहीं बनाएगी संसद। ये कहते हैं कानून, जो संसद के जो सदस्य होते हैं, जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, वो सामान्यज्ञ होते हैं। उनका चुनाव इसलिए नहीं होता कि वो कानून बनाने के विशेषज्ञ हैं, इसलिए उनका चुनाव किया जाए। उनका चुनाव इसलिए होता है कि वो जनता में लोकप्रिय होते हैं, और जनता ये सोचती है कि ये हमारे लिए ज्यादा अच्छी तरीके से काम कराएंगे, जनहित में ज्यादा काम करेंगे, इसलिए उसका चुनाव होता है। तो लोकप्रियता पैमाना है चुनाव का, कानूनी विशेषज्ञता चुनाव का पैमाना नहीं है। तो ये जो एमपी जो सामान्यज्ञ होते हैं, इनसे अपन अच्छे कानूनों की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जो कानून होते हैं, कानून बनाना एक विशिष्ट कार्य है। कानूनों की भाषा बड़ी अजीब होती है, कानून के लिए बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, एक जटिल कार्य होता है, एक सामान्य आदमी के बस की बात नहीं होती कानून बनाना। और कई बार तो हमारे लोकतंत्र में ऐसे व्यक्ति भी मेंबर बन जाते हैं, प्रतिनिधि बन जाते हैं, जो अशिक्षित भी होते हैं, तो उनके लिए तो कानून बनाना क्या, कानून बनने के बाद उसको समझना भी बड़ा क्लिष्ट कार्य होता है। तो करें क्या? तो फिर जेस मिल कहता है कि ये जो कानून बनाने का कार्य है, एक संहिताकरण आयोग बना देना चाहिए। संहिताकरण आयोग, कोडिफिकेशन कमीशन हो एक, जो संहिताएं बनाए, यानी कानूनों का निर्माण करे। और ये कोडिफिकेशन जो आयोग होगा, ये जरूर है कि संसद के सुपरविजन में काम करेगा। कानून ये बनाएगा, पर लेकिन संसद के कहने से बनाएगा। तो फिर संसद क्या काम करेगी? तो जेस मिल बोलता है संसद दो काम करेगी। एक तो ये शिकायत समिति का कार्य करेगी, कमेटी ऑफ ग्रीवांसेस का कार्य करेगी, शिकायत समिति का। दूसरा, ये मतों को इकट्ठा करेगी, कांग्रेस ऑफ ओपिनियन होगी। कांग्रेस होता है समूह, कांग्रेस ऑफ ओपिनियन ये काम करेगी। ओपिनियन होता है राय इकट्ठा करना, यानी ये जनता क्या चाहती है, जनता की शिकायतें क्या है, इसका पता करेगी, और इन शिकायतों के लिए क्या कानून बनाने चाहिए ये बताएगी, और फिर कानून बनाएगा संहिताकरण आयोग, क्योंकि इसके पास विशेषज्ञता होती है। तो संसद सिर्फ शिकायत समिति होगी, जहां जनता अपनी शिकायतें करेगी अपने प्रतिनिधियों से। ये जो संसद होगी, ये ओपिनियन इकट्ठे करेगी, जनमत और जनराय इकट्ठा करेगी, और उन राय के अकॉर्डिंग फिर संहिताकरण आयोग से बोलेगी आप कानून बनाइए। तो हमने देखा कि प्रतिनिधियात्मक सरकार है, इनकी सरकार संसदीय सरकार है, और संसद है वो शिकायत समिति और कांग्रेस ऑफ ओपिनियन होगी। और ये और है, ये कहते हैं कि संसद का कार्य नौकरशाही में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नौकरशाही है वो कार्यपालिका के अंडर में पूर्ण कार्य करते हुए, पूर्ण नियंत्रण में रहते हुए कार्य करेगी। तो नौकरशाही के जो कार्य है वो भी संसद को नहीं देखने चाहिए। वो नौकरशाही है, वो अपने आप कार्यपालिका के अकॉर्डिंग कर लेगी, विधायिका उसमें ज्यादा दखलंदाजी नहीं करे नौकरशाही के कार्यों में, ये भी कहना है। तो प्रशासनिक कार्यों और कानून निर्माण के कार्यों से संसद को पृथक कर देना चाहिए, प्रशासन से भी और कानून के निर्माण से भी, ये कहना है जेस मिल का। अब अपन चर्चा करते हैं कि ये जो लोकतंत्र है जिसके समर्थक हैं जेस मिल, ये कैसा लोकतंत्र है, इसकी चर्चा करते हैं। जेस मिल का जो लोकतंत्र है वो विकासात्मक लोकतंत्र है, विकासात्मक लोकतंत्र। पहले मैं आपको थोड़ी सी तुलना के बाद आपके ज्यादा समझ में आएगा कि जेस मिल का जो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है वो विकासात्मक लोकतंत्र है। देखिए, एक विचारक हैं C.B. मैकफर्शन, ये कनाडा के हैं, कनाडा के समकालीन विचारक हैं, वहां टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे ये C.B. मैकफर्शन। थोड़ा समाजवाद की ओर झुके हुए हैं, थोड़े समतावादी विचारक हैं ये।
सीबी मैकफर्सन बोलते हैं कि लोकतंत्र 4 प्रकार का होता है। आज हम 2 ही प्रकार की चर्चा करेंगे। एक होता है संरक्षणात्मक लोकतंत्र, एक होता है विकासात्मक लोकतंत्र, एक होता है बाजारी लोकतंत्र, और चौथा है सहभागी पार्टिसिपेटरी लोकतंत्र। आज हम 2 ही प्रकार के लोकतंत्र की चर्चा करेंगे। इन फ्यूचर इनकी भी चर्चा आएगी, बाजारी लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र की। आप आज इतना ही याद कर लेंगे, सीबी मैकफर्सन ने लोकतंत्र के 4 प्रकार बताए हैं। सीबी मैकफर्सन ने 4 प्रकार बताए, संरक्षणात्मक, विकासात्मक, बाजारी और सहभागी लोकतंत्र। ये लिख भी लीजिए आप। संरक्षणात्मक लोकतंत्र, लोकतंत्र का मुख्य कार्य है अधिकारों का संरक्षण करना, अधिकारों का संरक्षण करना। अब देखिए, आपको संरक्षण समझ में नहीं आ रहा तो रक्षा कर लीजिए। लोकतंत्र का कार्य होता है अधिकारों की रक्षा करना। अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई जाती है सरकार। तो देखिए, आपने 2 विचारक देखे होंगे, एक है होब्स और एक है लोक। इनका कहना है कि सरकार का काम क्या होता है। होब्स कहता है जीवन की रक्षा करना, इसके लिए लेवियाथन बनाया गया था। लोक कहता है कि सरकार का कार्य होता है जो प्राकृतिक अधिकार है उनकी रक्षा करना। सरकार एक ट्रस्ट है, उसके ऊपर विश्वास किया है लोगों ने, और उसको जो अपने प्राकृतिक अधिकार थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, उनकी रक्षा, उनका संरक्षण का भार सौंपा गया है। तो होब्स है, लोक है, थॉमस पेन जैसे लोग हैं, ये सारे संरक्षणात्मक लोकतंत्र के समर्थक हैं। दूसरा है विकासात्मक लोकतंत्र। ये कहता है कि अधिकारों की तो रक्षा करता ही करता है, ये व्यक्ति के नैतिक विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्वांगीण विकास में, लोकतंत्र में रह के ही व्यक्ति अपने विचारों का विकास कर सकता है, अपनी योग्यताओं का विकास कर सकता है, अपनी नैतिकता का विकास कर सकता है, सार्वजनिक गतिविधियों में भागीदारी कर सकता है, अच्छा बुरा क्या है इसका खुद निर्णय कर सकता है। तो व्यक्ति के स्वनिर्माण के जो मौके होते हैं वो लोकतंत्र में ज्यादा मिलते हैं। तो लोकतंत्र में व्यक्ति विकास करता है अपना भांति भांति से, अपने विचारों का विकास करता है, अपनी नैतिकता का विकास करता है, सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी के माध्यम से बहुत नई नई चीजें सीखता है। वो ज्यादा सद्गुणी होता है, ज्यादा अच्छा होता है। वो खुद की बजाय दूसरों के कल्याण के बारे में भी सोचता है जब वो संघ की गतिविधियों में भाग लेता है, सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेता है। तो विकासात्मक लोकतंत्र न केवल अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि व्यक्ति के नैतिक और सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके जो समर्थक हैं विकासात्मक लोकतंत्र के, वो है रूसो, और इसके समर्थक हैं जेएस मिल। मिल भी यही कहता है, मिल का जो सामान्य इच्छा की अवधारणा है, मिल का जो राज्य है वो नैतिक राज्य है, जहां व्यक्ति सामान्य इच्छा में भाग लेता है, और सामान्य इच्छा पर कल्याण की इच्छाओं का योग होती है, कॉमन गुड की इच्छाओं का योग होती है, सर्व कल्याण की इच्छाएं होती है, वो सामान्य इच्छा होती है। तो रूसो का भी विकासात्मक लोकतंत्र है, और ऐसा ही जेएस मिल का कहना है कि लोकतंत्र में व्यक्ति को बहुत कुछ नई नई चीजें को सीखने को मिलती है, उसको भांति भांति की स्वतंत्रता आजादी मिलती है, तो अपना सर्वांगीण विकास करता है, अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सकता है वो लोकतंत्र के अंदर। तो ये था विकासात्मक लोकतंत्र। तो जेएस मिल का जो लोकतंत्र है सीबी मैकफर्सन के अकॉर्डिंग वो विकासात्मक लोकतंत्र है। चलिए, विकासात्मक लोकतंत्र के बाद आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या दिया हुआ है। देखिए, जेएस मिल की जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है और जेएस मिल का मुख्य विचार है वो है अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व। अगर आप सब कुछ भूल जाएं लेकिन इसको जरूर याद रखें, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व। इस पे बहुत ज्यादा बल है जेएस मिल का, क्योंकि जेएस मिल, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पिछली क्लास में कि डी टोकविले से एक चीज सीखते हैं और वो है बहुमत की तानाशाही।
कि लोकतंत्र में एक बड़ी कमी ये पाई जाती है कि इसमें बहुमत की तानाशाही होती है। बहुमत की तानाशाही या बहुसंख्यकवाद होता है लोकतंत्र में, जहां एक भीड़ अपने विचारों को अल्पसंख्यकों के ऊपर थोप देती है। तो बहुसंख्यकवाद होता है लोकतंत्र में जो अल्पसंख्यकों की आवाजों को कुचल देता है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को आगे नहीं बढ़ने देता। क्योंकि देखिए लोकतंत्र में वही जीतता है जो ज्यादा वोट लेता है। तो ज्यादा वोटों का मतलब बहुसंख्यक, तो अल्पसंख्यक कभी जीत नहीं पाते यहां, तो उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। तो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाए? तो देखिए प्रतिनिधियों के चुनाव की दो व्यवस्थाएं हैं। प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है वो एक तो इस तरीके से होता है, फर्स्ट पास टू द पोस्ट, कि जो सबसे ज्यादा वोट लेगा वो जीतेगा, जो सबसे पहले खंबा छुएगा वो जीतेगा, फर्स्ट पास टू द पोस्ट। मान लेते हैं कि एक जगह एक विशिष्ट जाति, एक विधानसभा क्षेत्र है और वहां एक विशिष्ट जाति के लोग ही रहते हैं, तो और अधिकांश वही लोग हैं, वो टोटल जनसंख्या का 60% है। अब देखिए हर बार वहां से जो प्रतिनिधि आएगा उसी 60% का आएगा, तो वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा वोट लेगा। और वोट बहुसंख्यकों के ज्यादा होते हैं, अल्पसंख्यकों के कम होते हैं। इसलिए लोकतंत्र में एक कमी पाई जाती है कि उसमें अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, जबकि प्रतिनिधियात्मक सरकार अच्छी वो होती है जिसमें प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो बहुमत की तानाशाही रोकने के लिए, बहुसंख्यकवाद रोकने के लिए और फर्स्ट पास टू द पोस्ट जो चुनाव का सिस्टम है उसमें सुधार करने के लिए जेएस मिल ने समर्थन किया आनुपातिक प्रतिनिधित्व का। आनुपातिक प्रतिनिधित्व कि जिस अनुपात में आप हैं उस अनुपात में आपके प्रतिनिधि चुने जाने चाहिए। अब पहले मैं आपको अल्पसंख्यकों का मतलब समझाता हूं और फिर आपको आनुपातिक प्रतिनिधित्व समझाता हूं। बहुसंख्यक कौन होते हैं? मिल का यह कहना है कि किसी भी समाज में, क्योंकि ये ना उस टाइम की बात कर रहा है जब ब्रिटेन में भी बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ था, कि किसी भी समाज में अशिक्षित लोग, रूढ़िवादी लोग और गरीब लोग ज्यादा होते हैं। इसलिए जब सरकारें बनती है वो तो संख्या बल के आधार के ऊपर बनती है, तो जो सरकारों के जो प्रतिनिधि होंगे वो अशिक्षितों द्वारा, रूढ़िवादी और गरीबों द्वारा चुने जाते हैं। तो परिणाम क्या होता है कि ऐसे ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं और बार बार इनके ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं और फिर वो इन्हीं का हित के बारे में सोचते हैं। किसी भी समाज में जो कुलीन लोग होते हैं, यानी पढ़े लिखे और संपत्तिवान लोग होते हैं, वो कम होते हैं, तो कुलीनों को कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुसंख्यकवाद होता है लोकतंत्र में। इस लोकतंत्र में बड़ा संकट होता है कि यहां अल्पसंख्यक कुलीनों को बहुमत नहीं मिल पाता। देखिए यहां अल्पसंख्यक का तात्पर्य जातीय अल्पसंख्यक नहीं है, यहां अल्पसंख्यक का मतलब धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है जैसे अपने देश में माना जाता है। जेएस मिल का तात्पर्य है कि एक तरफ होते हैं कुलीन लोग और एक तरफ होते हैं साधारण लोग। तो जेएस मिल का अगर साधारण लोग संख्या में ज्यादा होते हैं और कुलीन लोग कम होते हैं, जबकि जो ज्यादा समझदार लोग होते हैं कुलीन होते हैं, तो सरकार बनाने में इनका भी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए, कुलीन लोगों की यानी अल्पसंख्यकों की। इसलिए हम कहते हैं कि जो मिल है वो कुलीन तंत्र का समर्थक है। तो मैंने कहा आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। मान लेते हैं कि एक देश में 90% लोग साधारण हैं और 10% लोग कुलीन हैं। अगर हम बहुसंख्यकवाद को मानेंगे तो हर बार, क्योंकि ज्यादा वोट ले जाएंगे ये 90% वाले, तो इन्हीं के प्रतिनिधि चुने जाएंगे। लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधित्व में यह है कि जिस अनुपात में आप हैं उसी अनुपात में आपके प्रतिनिधि चुने जाएंगे। अगर साधारण लोग 80% है तो 10 में से उनके 8 आदमी चुने जाएंगे, और अगर 20% है कुलीन लोग तो उनके फिर 2 आदमी चुने जाएंगे। यानी कम से कम जिस अनुपात में उस अनुपात में तो चुने जाएं आप। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व।
तो फिर अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने का एक तरीका तो यह है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। उन्होंने एक तरीका और बताया, वो कहे अल्पसंख्यकों को अगर प्रतिनिधित्व देना है आपको तो एक तरीका और है, और वो तरीका है बहुल मतदान, या बहुल मतदान को कई बार भारित मतदान भी कहा जाता है, वेटेज सिस्टम कहा जाता है। बहुल मतदान या भारित मतदान। देखिए आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के चले, ग्रेजुएशन के अंदर बीए में, आप बीए में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो आप क्या देखेंगे कि लड़कियों को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। एक लड़की 60% नंबर लेके आई, एक लड़का भी 60% नंबर लेके आया, लेकिन सरकार ने यह कह रखा है महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के कि लड़कियों को हम 3% नंबर एक्स्ट्रा देंगे, तो लड़कियों को वेटेज दिया जाता है। उनके 60% 63 हो जाते हैं, लड़कों के 60% 60 ही रह जाते हैं। तो ये भारित मतदान है। जेस मिल कहता है कि अच्छा लोकतंत्र वो होता है जिसमें जैसे जैसे मताधिकार बढ़ता है वैसे शिक्षा भी बढ़नी चाहिए, यानी शिक्षा के अकॉर्डिंग मताधिकार होना चाहिए। और उसमें ब्रिटेन में चला भी यही करता था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, बल्कि जो व्यक्ति टैक्स दिया करते थे, पैसे वाले हुआ करते थे, वो उनका एक वोट एक से ज्यादा गिना जाता था, यानी उनके वोट का वेटेज ज्यादा था, भार ज्यादा था, ज्यादा भारी थे उनके वोट। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा था उसका एक वोट एक की बजाय 2 गिना जाता था। जैसे जेस मिल कहता है कि अगर कोई फोरमैन है तो 1 वोट देगा, अगर कोई शिक्षक है तो वो 2 वोट देगा, अगर कोई प्रोफेसर है तो उसको और ही ज्यादा वोटों का अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि और ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो भारित मतदान का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति संपत्तिवान है और जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, यानी ये जो कुलीन वर्ग हैं, इनका एक वोट एक से ज्यादा गिना जाना चाहिए। तो भारित मतदान एक व्यवस्था का विरोध करते हैं जिसकी चर्चा बेंथम करते हैं। बेंथम का कहना था एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। भाई एक व्यक्ति एक वोट देगा और उसका मोल एक ही होगा, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, एक व्यक्ति का वोट एक ही गिना जाएगा, चाहे अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है, उसका एक ही गिना जाएगा। लेकिन जेएस मिल कहता है इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जो बहुसंख्यक लोग रूढ़िवादी होते हैं, अशिक्षित और पिछड़े होते हैं, हमेशा उनके ही प्रतिनिधि चुने जाएंगे। तो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व अगर देना है तो उनका एक वोट एक से ज्यादा गिना जाना चाहिए, उनका वेटेज ज्यादा होना चाहिए। उनका एक पिछड़े और अशिक्षित का एक वोट एक होगा, लेकिन पढ़े लिखे का एक वोट 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये व्यवस्था थी ब्रिटेन में जिसका समर्थन करते हैं जेस मिल। इसको भारित मतदान या बहुल मतदान बोला जाता है। तो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक प्रणाली, ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसको हेयर प्रणाली भी बोलते हैं, क्योंकि इसका शुरुआत में जो वर्णन किया था अच्छी तरह से वो एक थॉमस हेयर करके और लंदन के एक वकील थे, उन्होंने किया था। उसके बाद फिर जेस मिल ने इसका समर्थन किया। तो हेयर प्रणाली का समर्थन किया जेस मिल ने, जिसको अपन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलते हैं। प्रतिनिधियों की चुनने की प्रणाली है जिसमें आप जिस संख्या में हैं उसी संख्या में आपके प्रतिनिधि चुने जाएंगे, उसी प्रतिशत में चुने जाएंगे, उसी अनुपात में चुने जाएंगे। तो मैंने आपसे चर्चा की कि फर्स्ट पास्ट टू द पोस्ट में सुधार के लिए है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। फर्स्ट पास्ट टू द पोस्ट बहुसंख्यक वार्ड को बढ़ावा देती है, जिसका जेएस मिल बहुत कट्टर विरोध करता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में। और फिर हमने चर्चा की अनुपातिक प्रतिनिधित्व की, और फिर हमने चर्चा की भारित मतदान, वेटेज सिस्टम या बहुल मतदान की, विकासात्मक लोकतंत्र की चर्चा की, प्रतिनिधियात्मक और संसदीय सरकार की चर्चा की। अब और देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए जेस मिल की जो प्रतिनिधियात्मक सरकार है, प्रतिनिधियात्मक सरकार, इस पुस्तक में वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार,
इसका विरोध करते हैं। हाँ, ये है कि सार्वभौमिक वयस्क को छोड़ देते, पुरुष लिखते हैं, पुरुष इसका विरोध करते हैं, सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार का। हाँ, इसमें एक मजेदार चीज है कि ये बेंथम की बजाय महिला मताधिकार के कट्टर समर्थक हैं। महिला मताधिकार का जरूर समर्थन करते हैं, लेकिन समस्त पुरुषों को ये, यानी सभी को ये नहीं देना चाहते मत का अधिकार। ये कहते हैं चाहे अधिकार स्वतंत्रता का हो, चाहे अधिकार मतदान का हो, चाहे लोकतंत्र हो, ये उपहार नहीं है, ये सिर्फ कुलीन लोगों के लिए होते हैं जो इनका सदुपयोग करते हैं। ये पिछड़े हुए लोगों के लिए, पिछड़े हुए समाजों के लिए नहीं होते। तो ये कहते हैं कि वो लोग जो टैक्स नहीं देते, टैक्स पेयर नहीं है, वे लोग जो अशिक्षित हैं यानी पढ़े लिखे नहीं हैं, और वे लोग जो अपराधी किस्म के हैं, जिनका नैतिक चरित्र बिल्कुल गिरा हुआ है, उन लोगों को मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिए, उनको मताधिकार नहीं होना चाहिए। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। हालांकि एक अच्छी चीज है कि वो महिला मताधिकार का समर्थन करते हैं। चलिए अब और आगे चलते हैं। ये कहते हैं कि ये जो प्रतिनिधियात्मक सरकार होती है, इसके दो गुण होते हैं। एक गुण होता है, ये बड़ी सीधा ही पूछ लेते हैं कि कौन से दो गुण मानते हैं, कि एक होता है सक्षमता और एक होती है सहभागिता। कि प्रतिनिधियात्मक सरकार सक्षम होनी चाहिए और सहभागी होनी चाहिए। सक्षमता का तात्पर्य है कि इसके जो प्रतिनिधि होते हैं ना, वो इंटेलिजेंट होने चाहिए, समझदार होने चाहिए, ताकि अच्छी तरह से काम कर पाए, सब मुद्दों को समझने वाले होने चाहिए, यानी सक्षम प्रतिनिधि होने चाहिए। जब आपके प्रतिनिधि सक्षम होंगे तभी आपकी सरकार अच्छी होगी। तो ये कहते हैं जो सक्षमता होती है, काम करने की जो क्षमता होती है, वो तो तानाशाही व्यवस्था में बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर लोकतंत्र में भी अगर आपको अच्छे व्यक्तियों का लेके आते हैं तो वो खूब काम करेंगे। तो सक्षमता आएगी कैसे? तो ये कहते हैं सक्षमता के लिए फिर भारित या बहुल मतदान आवश्यक है। भारित मतदान यानी कुलीन लोगों को सक्षम बनाया, कुलीन लोगों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाएगा, तो अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, सक्षम प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, उससे सरकार अच्छी तरह से काम कर पाएगी। तो सक्षमता के लिए वो भारित मतदान का समर्थन करते हैं। तो फिर सहभागिता कैसे बढ़ेगी? कि लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो बहुसंख्यक लोगों के चुने जाते हैं, और बहुसंख्यक लोग पिछड़े होते हैं। तो अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधि दिया जाए, उनके भी प्रतिनिधि चुने जाएं, अल्पसंख्यक भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रतिनिधियों के चुनाव में भागीदारी कर पाएं, अपनी सहभागिता निभा पाएं। फिर सहभागिता बढ़ाने के लिए वो चर्चा करते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। चलिए जी, तो ये मैंने आपने सक्षमता और सहभागिता दो गुण माने हैं प्रतिनिधि सरकार के। भारित मतदान से सक्षमता आएगी और अनुपातिक प्रतिनिधित्व से ज्यादा लोग भाग ले पाएंगे, कुलीन लोग भी, अल्पसंख्यक लोग वो भी भाग ले जाएंगे, तो इससे सहभागिता बढ़ेगी। अब अंत में चर्चा करते हैं कि जेस जो मिल है उनकी एक बार अपन दोबारा बता दूं कि उनकी जो प्रतिनिधियात्मक सरकार है उसका स्वरूप हमने कैसा देखा। नंबर 1, इसमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं होगा, ये सरकार अध्यक्षात्मक की बजाय संसदीय होगी, ये लोकतंत्र संरक्षणात्मक की बजाय विकासात्मक होगा, इसमें महिला को मताधिकार मिलेगा, इसमें जो पुरुष मताधिकार होगा वो यूनिवर्सल सरफेस नहीं होगा, सार्वभौमिक नहीं होगा मताधिकार। ऐसी सरकार के लिए दो गुण महत्वपूर्ण होने चाहिए, सक्षमता और सहभागिता। तो इन कुछ कसौटियों के ऊपर हमने एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार को कसने की कोशिश की। लेकिन एक व्यक्ति, एक विचारक है वेपर, याद रखना पड़ेगा वेपर को। वेपर कहते हैं कि जो जेस मिल है ये अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है,
कि लोकतंत्रवादी था लेकिन अनिच्छुक है, इसकी इच्छा नहीं है कि लोकतंत्र हो। अब हम चर्चा करें कि हम क्यों कहते हैं कि अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है। ये हम इसलिए कहते हैं कि वेपर जो अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कह रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है। पहला कारण ये है कि जेएस मिल ये कहता है कि लोकतंत्र प्रत्येक समाज के लिए नहीं। जेएस मिल का बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र वहीं सफल हो सकता है जहां समाज में भी लोकतंत्र हो। तो लोकतंत्र वहीं सफल होगा जहां समाज में भी लोकतंत्र हो, सामाजिक लोकतंत्र होना चाहिए। अपने यहां अंबेडकर जी भी कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र है वो अगर आ गया, राजनीतिक लोकतंत्र, तो समाज में भी लोकतंत्र आना अत्यंत आवश्यक है। बड़ी जोरदार चीज है। अपने समाज के संदर्भ में चर्चा करें कि लोकतंत्र अच्छा कौन सा होता है। देखिए, लोकतंत्र एक होता है शासन पद्धति के रूप में और एक होता है जीवन पद्धति के रूप में। लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, एक है शासन पद्धति और एक है जीवन पद्धति। जो जेएस मिल है वो जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र मानते हैं। शासन पद्धति के रूप में लोकतंत्र का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दे दो, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधि वो बन सके ऐसे अधिकार दे दो। तो ये तो शासन व्यवस्था में लोकतंत्र आ गया। लेकिन क्या जीवन में आपके प्रत्येक स्तर के ऊपर लोकतंत्र है क्या? क्या आप घरों में लोकतंत्र है क्या? क्या स्कूल में जो गुरुजी हैं वो बच्चों के साथ मिलकर निर्णय करते हैं, क्या लोकतंत्र है क्या? क्या कॉलेज में प्रोफेसर और बच्चों के मध्य लोकतांत्रिक संबंध है क्या? क्या विभिन्न जो जातियां हैं उनके मध्य लोकतांत्रिक संबंध है क्या? समानता, बराबरी के और शोषण विहीन संबंध है क्या? भारत में चलते हैं। भारत में क्या गांव में जो जाति व्यवस्था है, टिपिकल जाति व्यवस्था, उसमें दलितों को कुछ बोलने का, करने का अधिकार है क्या? नहीं है। उनका तो उल्टे का शोषण किया जाता है। तो अपने यहां जीवन पद्धति में नहीं है लोकतंत्र। अपने महिलाओं को बिल्कुल बराबर नहीं मानते, तो अपने लैंगिक लोकतंत्र नहीं है, अपने जातीय लोकतंत्र नहीं है, अपने धार्मिक लोकतंत्र नहीं है, और अपने उम्र का भी लोकतंत्र नहीं है। बड़े व्यक्ति हैं, घर का बड़ा है, या समाज में जो वृद्ध व्यक्ति है वो अपनी सारी इच्छाएं दूसरों के ऊपर थोप देता है, तो वृद्ध तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। अच्छा बुरा का चर्चा नहीं कर रहा मैं, जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र की चर्चा कर रहा हूं। तो जीवन पद्धति के लोकतंत्र में तात्पर्य है कि आप घर में भी कोई निर्णय करेंगे तो आप अपनी पत्नी, अपने बेटे बेटी से पूछ के करते हैं। ये होता है जीवन पद्धति में लोकतंत्र। तो अपने यहां शासन व्यवस्था के रूप में तो लोकतंत्र आ गया, लेकिन समाज में आज भी लोकतंत्र नहीं है। आज भी जातीय उत्पीड़न है, जातीय असमानता है, जातीय रूप से हम अलोकतांत्रिक है, पारिवारिक रूप से अलोकतांत्रिक है। महिलाओं को कुछ नहीं बनने देते हम, ये तो मजबूरी में आरक्षण है इसलिए महिलाएं जीत जाती है, वरना नहीं जीत पाती। आरक्षण नहीं होता तो दलित भी नहीं जीत पाते, न कोई दलित एमएलए बनता, न एमपी बनता, न सरपंच बनता, न प्रधान बनता, न जिला प्रमुख बनता। तो क्योंकि हमारे यहाँ समाज में लोकतंत्र नहीं है। तो जेएस मिल कहता है कि प्रत्येक समाज के लिए नहीं लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक समाज होना अत्यंत आवश्यक है। ये कुछ कुलीन वर्ग समाजों के लिए संभव होता है, पिछड़े समाजों में लोकतंत्र संभव नहीं है। ये कह के और मिल पिछड़े समाजों की अवहेलना करता है, वहां लोकतंत्र को पसंद नहीं करता कि वहां तो तानाशाही ज्यादा जरूरी होती है। तो हमने देखा कि कहां है वो समर्थक, वो तो सिर्फ कुछ समाजों में ही समर्थन करता है। तो इसका मतलब ये लोकतंत्रवादी नहीं है ये व्यक्ति। हम कहेंगे कि ये व्यक्ति लोकतंत्रवादी नहीं बल्कि कुलीन तंत्रवादी है, जो आम आदमी की क्षमताओं में विश्वास नहीं रखता, उनके मध्य भेदभाव करता है, शिक्षित का, अशिक्षित का, संपत्तिवान का, असंपत्तिवान का। तो ये तो कुलीन तंत्रवादी है। तब एक विचारक बड़ी जोरदार बात बोलते हैं, वो है शिबली। ये कोटेशन आप याद रखना। शिबली कहते हैं कि जेएस मिल का जो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है, प्रतिनिधि लोकतंत्र के जो विचार हैं वो अरस्तु की पॉलिटी से मिलते जुलते हैं। अरस्तु जिस पॉलिटी का समर्थन करता है, जो कि सबसे अच्छी व्यवस्था मानता है अरस्तु पॉलिटी को, इस अरस्तु की पॉलिटी में
लोकतंत्र भी है और कुलीन तंत्र भी है। वैसे ही जो प्रतिनिधियात्मक सरकार है, सिबली कहता है जेएस मिल की, उसमें लोकतंत्र भी है और उसमें कुलीन तंत्र भी है। चलिए, कि प्रत्येक समाज के लिए नहीं है। फिर ये खुला मतदान का समर्थन करता है कि मतदान खुला होना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि किसी जनप्रतिनिधि है ना, वो ज्यादा उत्तरदायी होंगे। लेकिन ये झूठी बात है कि ये कहते हैं मतदान खुला होगा तो वो लोग कह पाएंगे, देख भाई हमने उस दिन हाथ खड़े किए थे तेरे लिए सबके सामने, तो तू काम कर हमारा। तो कहते प्रतिनिधि ज्यादा उत्तरदायी हो पाएंगे। लेकिन इसका मंतव्य है जो अलग है। इसकी वास्तविक इच्छा ये है कि आम आदमी है, उसको प्रतिनिधियों का ज्ञान नहीं होता, राजनीतिक दलों की विचारधाराओं का ज्ञान नहीं होता। वो आम आदमी होता है, वो कम पढ़ा लिखा होता है। तो वो क्या करेगा, कुछ कुलीन लोग जब हाथ खड़ा करेंगे किसी प्रतिनिधि के चुनाव में, उनको देखे देखे वो भी खड़ा कर लेगा, तो फिर वो खुला मतदान का समर्थन करते हैं। और देखें कि हम क्यों कहते हैं कि वो ऐसे हैं। तीसरा, वो ना द्विसदनीय व्यवस्था में समर्थन करते हैं कि बनी रहनी चाहिए लोक सभा। हालांकि वो ये कहते हैं कि लोक सभा है, ये इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए और इसका स्वरूप है वो आनुवंशिक की बजाय लोकतांत्रिक कर देना चाहिए। अभी जो लोक सभा के सदस्य वो संपत्ति के आधार पे या तो मनोनीत किए जाते हैं और या फिर आनुवंशिक रूप से चले आ रहे हैं लोड से, जो कि बेटे का बेटा 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 से चलते ही आ रहे हैं। तो ये कहते हैं लोक सभा बनाई रखनी जरूरी है। देखिए, जेएस मिल बेंथम के विपरीत द्विसदनीय व्यवस्था का समर्थक है। द्विसदनीय व्यवस्था का ये कहते हैं कि जब द्विसदनीय व्यवस्था होगी, संसद द्विसदनीय होगी, तो दूसरा सदन है वो पहले सदन की जल्दबाजी के ऊपर रोक लगा सकता है। मुद्दों के ऊपर चर्चा ज्यादा होगी, अगर सदन दो होंगे तो कानून बड़े अच्छे बनेंगे। लेकिन वो लोक सभा का पुनर्गठन चाहता लोक सभा को है, लेकिन पुनर्गठन चाहता है। जबकि बेंथम है वो एक सदनीय व्यवस्था का समर्थक है। फिर देखें और क्या है, जेएस मिल भारित मतदान का समर्थन करता है कि ये कहता है संपत्तिवान को और शिक्षित व्यक्ति को का वोट का वेटेज है, भार है, वो एक की से ज्यादा होना चाहिए। साधारण व्यक्ति का एक वोट एक गिना जाएगा और कुलीन व्यक्ति का एक वोट 2, 3, 4, 5 गिने जाने चाहिए, ये कहना है जेएस मिल का। तो भारित मतदान है वो लोकतंत्र का सबसे अच्छा सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, उसका विरोध करता है। इसलिए हम कहते हैं कि वेपर जो सही कह रहा है कि जेएस मिल अनुच्छिक लोकतंत्रवादी है। वो लोकतंत्र को सभी समाजों के लिए उपयुक्त नहीं मानता। वो भारित मतदान का समर्थन करता है, वो खुले मतदान का समर्थन करता है। इसलिए वेपर एक अनुच्छिक लोकतंत्रवादी है। और सिबली भी कहता है कि अरस्तु की पॉलिटी के तुल्य है जेएस मिल की प्रतिनिधियात्मक सरकार। तो ये हमने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का विरोध देखा, संसदीय शासन देखा, द्विसदनीय व्यवस्था का समर्थन देखा, विकासात्मक लोकतंत्र देखा, और फिर हमने देखा कि वेपर एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कह रहा है जेएस मिल को। तो ये जरूर याद रखें, किसने कहा कि जेएस मिल अनिच्छुक लोकतंत्रवादी, वो कहा सीएल वेपर ने। तो ये आप जरूर याद रखें। और बार्कर ने इसको कहा खोखली स्वतंत्रता का मसीहा। अब और चर्चा करते हैं सब्जेक्शन ऑन वुमेन। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869। और मैंने कहा हेलन टेलर जो इसकी सौतेली बेटी थी, इसने इसके लिखने और संपादन में सहायता की थी सब्जेक्शन ऑन वुमेन। इसमें जो हमें मिल का चेहरा दिखाई देता है, जेएस मिल का, वो है उदारवादी नारीवाद का चेहरा। देखिए, नारीवाद की जो शुरुआत हुई थी, या नारीवाद की जो मां मानी जाती है, वो मानी जाती है मैरी वुलोस्टोनोक्राफ्ट। ये भी ब्रिटेन की रहने वाली थी और इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जो उन्होंने 1792 में लिखी थी, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन।
आगे फिर चर्चा आएगी, कभी नारीवाद करेंगे तो। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, नारी अधिकारों का औचित्य है। और वेरी वुलोस्टोनोक्राफ्ट को हम बोलते हैं नारीवाद की जननी या उदारवादी नारीवाद की जननी। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि नारीवाद क्या है और उदारवादी नारीवाद क्या है। नारीवाद का तात्पर्य है नारी के अधिकारों पे, नारी की समानता पे, नारी की गरिमा पे बल देना और पितृसत्तात्मकता का विरोध करना, पुरुष प्रधान समाज का विरोध करना और नारी पुरुष को बराबर मानना होता है नारीवाद। फिर उदारवाद नारीवाद क्या है? ये नारीवाद की एक धारा है जो ये कहती है कि नारियों को भी, जैसे उदारवादी नारीवाद क्या कह रहा है कि नारियों को भी बराबर के अधिकार मिले। कौन से? राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार। देखिए यहां आर्थिक अधिकारों की चर्चा नहीं है। इनको भी विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता मिले, इनको भी संपत्ति का अधिकार मिले, इनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिले, इनको भी वोट देने का अधिकार मिले, नारियों को भी प्रतिनिधि बनने का अधिकार मिले। तो ये जो मैंने चर्चा की है राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का जो समर्थन करते हैं वो है उदारवादी नारीवाद। और जो नारियों के आर्थिक अधिकारों की चर्चा करते हैं वो होते हैं समाजवादी नारीवाद। तो अलग मुद्दा होता है, राजनीतिक नागरिक अधिकार अलग होते हैं, आर्थिक अधिकार अलग होते हैं। ये अधिकार स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं और आर्थिक अधिकार होते हैं वो समानता को बढ़ावा देते हैं। तो ये नारियों की स्वतंत्रता पे बल देने वाला जो नारीवाद है वो उदारवादी नारीवाद है। अब जेएस मिल है, ये उदारवादी नारीवाद है। ये कहते हैं कि महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का, महिलाओं को भी नौकरी करने का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को भी आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि तात्कालिक ब्रिटेन में महिला को सिर्फ भोग की वस्तु माना जाता था, उसको फैशन की गुड़िया माना जाता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं माना जाता था। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा जो समाज है उसका जो परिवार है वो तानाशाही की प्रथम पाठशाला है, तानाशाही की प्रथम पाठशाला। इसका तात्पर्य यह है कि इस परिवार में महिलाओं का शोषण किया जाता है, महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता है और उनके राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से उनकी वंचना की जाती है। घर के जो बच्चे होते हैं वो यही देखते हैं कि पुरुष तानाशाह है, तो वही बच्चे आगे जाके नागरिक बनते हैं, तो उनमें भी उस परिवार से सीखी गई तानाशाही की प्रवृत्तियां आती है। तो जेस मिल कहता है कि एक परिवार के अंदर भी आप क्या करें, लोकतंत्र का विकास करें, वहां भी महिला की आवाज को समान महत्व दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो भावी पीढ़ियां होगी वो भी परिवार से तो सीखते हैं हम सारी चीजें। अगर परिवार में तानाशाही है तो हम शासन व्यवस्था और समाज में भी तानाशाही प्रवृत्तियां रखेंगे, और अगर घर में लोकतंत्र है तो हम फिर हर जगह लोकतंत्र के बारे में सोचेंगे और विकास करेंगे। तो जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र तभी आएगा जब वो लोकतंत्र परिवार से शुरू हो। तो अच्छे नागरिकों का अगर हम विकास तभी कर पाएंगे, अच्छे लोकतंत्र का विकास तभी कर पाएंगे जब परिवार में लोकतंत्र हो, क्योंकि हम लोकतांत्रिक भाव परिवार से ग्रहण करेंगे और यहीं से मूल विचार हमारे खड़े होते हैं। पहले विचार हमारे परिवार ही तैयार करता है। तो वहां महिला का शोषण नहीं होना चाहिए, बल्कि महिला को समानता का दर्जा दिया जाना चाहिए, उसके भी राजनीतिक अधिकारों की इज्जत की जानी चाहिए। तो ये हमने चर्चा की सब्जेक्ट्स ऑन वुमेन। आप ये जरूर याद रखें, कौन कहता है कि परिवार तानाशाही की प्रथम पाठशाला है? ये जेस मिल का कहना है। तो जेस मिल ने महिला मताधिकार का और महिला गरिमा का, महिला सशक्तिकरण का भारी समर्थन किया था, और ये सब इसके पीछे थी हैरियट टेलर। अब हैरियट टेलर ने सिर्फ इसको नारीवादी नहीं बनाया, बल्कि हैरियट टेलर ने इनके उपयोगितावाद का भी संशोधन करा दिया। जेस मिल खुद कहता है कि मैंने बेंथम मिल के उपयोगितावाद में जो भी चेंज किया है उसके पीछे हैरियट टेलर की प्रेरणा है, जो कि मेरी पत्नी है। तो अब हम चर्चा करते हैं बेंथम के उपयोगितावाद की। इनकी पुस्तक भी है यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद। बेंथम का उपयोगितावाद और जेएस मिल का उपयोगितावाद, इन दोनों में अंतर है। देखिए, बेंथम और मिल का संबंध वैसा ही है जैसा अरस्तु का और प्लेटो का था।
अरस्तु ने भी कहा था कि गुरुजी की मौत के साथ दर्शन का अंत नहीं हो जाएगा। और फिर अरस्तु ने प्लेटो के बहुत सारे सिद्धांतों का मंडन करते हुए बहुत सारे विचारों का खंडन भी किया है। वैसे ही जेएस मिल ने बेंथम के लिए ये कहा कि मैं वो पीटर हूं जो अपने मालिक के आदेशों की अवहेलना करता हूं। यानी मैं उपयोगितावाद को मानता तो हूं, लेकिन मैं इस उपयोगितावाद में बहुत सारे संशोधन कर दिए हैं मैंने। तो मैं वो पीटर हूं जो अपने गुरु बेंथम की बात नहीं मानता, अपने स्वामी की बात नहीं मानता। पीटर कोई एक रोमन काल का चरित्र है जो कि दास था और वो उसने विद्रोह कर दिया था और दासों के विद्रोह का नेतृत्व किया था रोमन काल में। तो इसका भी विद्रोही स्वभाव ही है उपयोगितावाद में, क्योंकि उपयोगितावाद में बहुत सारे संशोधन कर दिए हैं जो जेएस मिल को देख के गया था उस उपयोगितावाद में। तो क्या क्या परिवर्तन किए हैं, मिल का उपयोगितावाद कैसा है, इसकी हम चर्चा करते हैं। इस पीटर ने क्या किया, इस अरस्तु ने, इस प्लेटो के यानी इस मिल ने इस बेंथम के विचारों में क्या परिवर्तन किया उपयोगितावाद में, ये हम चर्चा करते हैं। देखिए, एक तरफ हम बेंथम को ले लेते और दूसरी तरफ हम मिल को ले लेंगे तो मुद्दे को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। बेंथम कहता है कि सुख जो होते हैं वो भौतिक होते हैं। जेएस मिल कहता है नहीं गुरुजी, सुख भौतिक होने के साथ साथ सुख आध्यात्मिक यानी नैतिक भी होते हैं। यानी कुछ सुख है, यहां जो बेंथम का जो जोर है वो शारीरिक सुखों के ऊपर ज्यादा है, भौतिक सुखों के ऊपर ज्यादा है। जड़ पदार्थ ही सुख देते हैं आपको, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे पार्क, ये सुख देते हैं। बेंथम कहते हैं नहीं नहीं, आपके सुख आध्यात्मिक और नैतिक भी होते हैं। कई बार प्रसहायता भी सुख देती है, कई बार अच्छा काव्य भी सुख देता है, कई बार अच्छे दृश्य भी सुख देते हैं। तो सुख केवल भौतिक नहीं होते, बल्कि सुख भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक और नैतिक भी होते हैं। फिर बेंथम कहता है कि अगर प्रत्येक कार्य में सुख समान है तो वो कार्य है वो क्या है, उसे फर्क नहीं पड़ता। तो आप प्रत्येक में क्या देखें, सुख देखें। सुखों की मात्रा समान होने पर प्रत्येक कार्य समान है। तो इसीलिए बेंथम कहता है कि अगर सुख की मात्रा समान है तो जितना अच्छा कविता पाठ है उतना ही अच्छा पुष्पिन है। बस सुख की मात्रा समान होनी चाहिए। जेएस मिल कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। सुख सिर्फ भौतिक नहीं होते बल्कि सुख नैतिक भी होते हैं। तो कविता पाठ है ये एक नैतिक सुख है और पुष्पिन एक भौतिक सुख है। पुष्पिन खेल है, एक प्रकार के कंचे, बच्चों का खेल है, कंचे खेलते हैं बच्चे इसमें। कविता पाठ तो बड़ा धीर गंभीर और बुद्धिमान व्यक्ति का काम होता है। ये तो कोई मूर्ख भी खेल सकता है पुष्पिन को, तो एक साधारण आदमी भी खेल सकता है। तो ये कहता है कि सारे सुख बराबर नहीं होते। ये कहते हैं जो भौतिक सुख होते हैं वो निम्न मात्रा के होते हैं यानी निम्न होते हैं, और जो उच्च आध्यात्मिक सुख होते हैं वो उच्च स्तरीय सुख होते हैं। तो कविता पाठ है ये उच्च स्तरीय सुख है और जो पुष्पिन है वो निम्न स्तरीय सुख है। जबकि बेंथम सुखों को समान मानता है, जबकि ये समान नहीं मानता। आगे तक चलते हैं। चूंकि सुख भौतिक होते हैं इसलिए भौतिक चीजों को नापा जा सकता है, इसलिए बेंथम कहते हैं सुख मात्रात्मक होते हैं। मिल कहता है नहीं गुरुजी, सुख मात्रात्मक नहीं होते, भौतिक हैं इसलिए मात्रात्मक तो है ही है, चूंकि वो आध्यात्मिक और नैतिक है इसलिए गुणात्मक है। तो सुख मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होते हैं, क्योंकि आप आध्यात्मिकता को, अच्छाई को, आप बौद्धिक आनंदों को नाप नहीं सकते, इसलिए सुख गुणात्मक होते हैं, अकेले मात्रात्मक नहीं होते। दो प्रकार के होते हैं। बेंथम कहता है मात्रात्मक और गुणात्मक, मिल कहता है, बेंथम कहता है सिर्फ मात्रात्मक। यानी सुखों को गिना जा सकता है,
मिल कहता है सुखों को गिना नहीं जा सकता। ये सुख गुणा क्यों? गुण नापे नहीं जाते, नापे तो मात्राएं जाती है, भौतिक चीजें नापी जा सकती है, आध्यात्मिक और मानसिक और नैतिक चीजें नापी नहीं जाती। आप सद्गुणी हैं तो कितने सद्गुणी है ये नापा नहीं जा सकता। अब आगे चलते हैं, एक और शब्द की चर्चा करते हैं। बेंथम के अकॉर्डिंग सुख मात्रात्मक होते हैं यानी परिमाणात्मक होते हैं। देखिए ये शब्द सिर्फ शाब्दिक हेरफेर है। परिमाणात्मक, परिमाणात्मक होते हैं, परिमाण में चीजों को नापना, मात्रा में नापना। क्वांटिटेटिव होते हैं, ये दोनों सेम शब्द है, क्वांटिटी क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी में नापे जा सकते हैं सुख। जबकि मिल कहता है नहीं, सुख मात्रात्मक होने के साथ गुणात्मक भी होते हैं, परिमाणात्मक। देखिए दो शब्द हैं। बेंथम कहता है सुख परिमाणात्मक भी होते हैं और जो उपयोगितावाद परिमाणात्मक होने के साथ साथ परिणामात्मक भी है। देखिए दो शाब्दिक हेरफेर हो गए, एक तो परिमाण है, एक परिणाम है। परिमाण होती है मात्रा और परिणाम होता है रिजल्ट, यानी आप प्रत्येक कार्य को रिजल्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। ये तो हमने उपयोगितावाद में चर्चा की थी। तो बेंथम का उपयोगितावाद परिमाणात्मक और परिणामात्मक है, बड़े बड़े टिपिकल शब्द हो गए, रिजल्ट ओरिएंटेड है। जबकि मिल का जो उपयोगितावाद है वो मात्रात्मक, गुणात्मक और परिणाम ओरिएंटेड है, परिणामवादी है, ये कह लीजिए। तो मात्रात्मक भी है लेकिन ये नहीं है अकेला। तो आप कह सकते हैं मिल का मात्रात्मक है यानी परिमाणात्मक है, गुणात्मक है और परिणाम रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। ये शब्द इसलिए लिखे हैं मैंने ताकि आप इनका फर्क समझें। परिमाण का तात्पर्य क्वांटिटी और परिणाम का तात्पर्य है रिजल्ट। कोई कार्य आप तभी करेंगे जब अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का रिजल्ट आए। कानून तभी बनाएंगे जब वो लोगों का सुख बढ़ाए। तो परिणाम देखें आप, अगर सुख बढ़ा रहे, परिणाम सुख आ रहा है तो कार्य करो, वरना मत करो। और परिमाण होता है मात्रा। चलिए, अब चूंकि सुख मात्रात्मक होते हैं इसलिए बेंथम बोलता है कि सुख कलन किया जा सकता है, फिलोसॉफिक कैलकुलेशन हो सकता है। सुखों को नापा जा सकता है क्योंकि मात्राएं और परिमाण होते हैं वो नापे जा सकते हैं। मिल कहता है सुख सिर्फ मात्रात्मक नहीं होते, इसलिए गुणात्मक भी होते हैं, इसलिए इनका फिलोसॉफिक कैलकुलस नहीं हो सकता, इसका स्प्रिंग ऑफ एक्शन नहीं हो सकता। ये दोनों संभव नहीं है। फिलोसॉफिक कैलकुलेशन क्या होता है? हमने जब मिल किया था तो बेंथम किया था, तो बेंथम बोला कि सुखों को नापा जा सकता है, सुखों का जोड़ घटाव किया जा सकता है, सुख कैलकुलेट किए जा सकते हैं, सुख जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि ये मात्राएं होती है, मात्राएं जोड़ी जा सकती है। तो हमने तीव्रता, केदार, निकटता, ऐसे करके 7 उर्वरता, 7 आधार किए थे बेंथम के समय। मिल कहता है नहीं, फिलोसॉफिक कैलकुलेशन, हेडोनिक कैलकुलेशन, सुखवादी गणना नहीं हो सकती। एक और शब्द है स्प्रिंग ऑफ एक्शन। जहां बेंथम ने फिलोसॉफिक कैलकुलस करके बताया 7 आधारों के ऊपर, निकटता है, निश्चितता है, उर्वरता है, शुद्धता है, व्यापकता है, ऐसे 7 आधार बताए थे। वैसे एक मानचित्र और बनाया था सुखों और दुखों को मापने का। उस मानचित्र को कहा जाता है स्प्रिंग ऑफ एक्शन। इसका मतलब सुख है वो मानचित्र से भी नापे जा सकते हैं। लेकिन मिल बोला नहीं, स्प्रिंग ऑफ एक्शन नहीं हो सकता, फिलोसॉफिक कैलकुलस नहीं हो सकता, सुखों को नापा नहीं जा सकता। और भी अंतर किया, और अंतर यह किया कि बेंथम कहता है कि जो सुख होते हैं यानी जो उपयोगितावाद है, बेंथम का उपयोगितावाद राजनीतिक है, जबकि मिल का है वो राजनीति के अलावा व्यक्तिगत और नैतिक भी है। और देखें उपयोगितावाद में क्या अंतर है। पहले इस मुद्दे को समाप्त करते हैं। ये तो है बड़े मुद्दे कि बेंथम का उपयोगितावाद है वो सिर्फ भौतिक सुखों पे बल देता है, मिल का उपयोगितावाद भौतिक के साथ साथ नैतिक सुखों पे, आध्यात्मिक और आत्मिक सुखों पे बल देता है। बेंथम के अकॉर्डिंग
अगर सुख की मात्रा समान है तो कार्य भी समान है, तो कविता पाठ हो चाहे पुष्पिन हो। लेकिन मिल कहता है सुख निम्न और उच्च स्तरीय होते हैं। कविता पाठ उच्च स्तरीय नैतिक सुख और पुष्पिन भौतिक स्तर का एक निम्न स्तर का सुख है। तब बड़ी जोरदार बात बोलता है जेस मिल कि एक तरफ एक भौतिकतावाद से संतुष्ट होने वाला मनुष्य है और दूसरा आध्यात्मिक रूप से उच्च स्तरीय सुकरात है, तो इन दोनों में सुकरात श्रेष्ठ है। तब बड़ी जोरदार एक कोटेशन निकलती है मिल की। मिल ये कहता है कि संतुष्ट सुअर की बजाय असंतुष्ट सुकरात ज्यादा अच्छा है, या संतुष्ट मूर्ख की बजाय असंतुष्ट सुकरात ज्यादा अच्छा है। पूरी कोटेशन तो ऐसे है कि एक संतुष्ट सुअर की बजाय एक असंतुष्ट मनुष्य ज्यादा अच्छा है, और एक मूर्ख और संतुष्ट मनुष्य की बजाय असंतुष्ट सुकरात ज्यादा अच्छा है। एक व्यक्ति वो जिंदा रहते हैं भोग के लिए, उपभोग के लिए और भौतिक चीजों के लिए, अपने घर के लिए, जमीन के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, सोने के लिए, अच्छे कपड़ों के लिए और एसी के लिए, फ्रिज के लिए। एक तो वो व्यक्ति हैं। दूसरे वो व्यक्ति हैं जो इन सब का त्याग करके और आध्यात्मिक सुखों के लिए जीते हैं, अपने सिद्धांतों के लिए जान दे देते हैं, औरों के लिए जीते हैं, पर सुखों के लिए जीते हैं, समाज हित में जीते हैं। तो वो लोग हैं वो ज्यादा सुख उठा पाते हैं, ज्यादा आनंद उठा पाते हैं। तो तब मिल कहता है कि सुख केवल मात्रात्मक नहीं होते बल्कि गुणात्मक भी होते हैं। सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं होते बल्कि क्वालिटेटिव भी होते हैं। तो इसलिए सुखों का मापा नहीं जा सकता, क्योंकि मात्राएं नापी जा सकती है, गुण मापे नहीं जा सकते। ये सब झूठी बातें हैं कि हमारी जो पत्नी आई है उसमें 32 गुण है, क्योंकि गुण नापे नहीं जाते हैं। ये सासें प्रशंसा करती रहती है, सास शुरू में जो बहू की प्रशंसा करती है ना, बहुत अच्छी बहू आई है, 32 गुण है उसके अंदर। कई कहते नहीं हमारे वाले में तो 36 है, ये थोड़े समय तक रहते बाद में गायब हो जाते हैं। चलिए, तो हम उपयोगितावाद की चर्चा कर रहे थे। अब और क्या है उपयोगितावाद बेंथम और मिल का, एक लास्ट अंतर और देख लेते हैं और मुद्दे को समाप्त करते हैं। उपयोगितावाद ये कहता है बेंथम कि जो उपयोगिता के जो नियम है ये नियम सार्वभौमिक होते हैं। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित का जो नियम है वो सब जगह लागू किया जा सकता है, और इसके आधार पर जो कानून बनाए जाएंगे, प्रथाएं डिसाइड की जाएगी, संस्थाएं बनाई जाएगी, वो सार्वभौमिक होगी, वो देश काल से परे होगी, वो निरपेक्ष होगी। मिल कहता है नहीं, एक देश में जो संस्था लोगों को अधिकतम सुख बढ़ा रही है, हो सकता है कि दूसरे देश में वो लोगों का दुख बढ़ाए। तो कोई भी नियम कानून है वो निरपेक्ष और सार्वभौमिक नहीं होता, बल्कि मिल का कहना है कि वो सापेक्ष हो सकता है। हो सकता है पंचायती राज भारत में सुख बढ़ा रहा हो, लेकिन अफगानिस्तान में वो लोगों को दुख का कारण बन जाए। तो बेंथम का उपयोगितावाद वो सार्वभौमिक और निरपेक्ष है, और मिल का है वो सापेक्ष है। इसका जो उपयोगितावाद है वो राजनीतिक है, और मिल का है वो नैतिक है। ये लिख लीजिए आप, ये 2-3 चीजें हैं, ये एक बार आप नोट कर लीजिए। फिर बेंथम का जो उपयोगितावाद है, बेंथम कहता है कि उपयोगितावाद के जो सूत्र होते हैं, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, वो सार्वजनिक नीतियों में ही लागू कर सकता है, सार्वजनिक जगत में ही लागू हो सकता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। जबकि मिल कहता है कि इसे व्यक्तिगत स्तर के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। एक व्यक्ति भी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के नियम का पालन करते हुए और अपने जीवन को संवार सकता है, अच्छा बना सकता है, दूसरों के लिए कार्य कर सकता है। बेंथम कहता है कि व्यक्ति सुखों की खोज में रहता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति स्व सुख खोजता है, यानी वो व्यक्ति स्व केंद्रित होता है, वो सिर्फ इंडिविजुअल गुड के बारे में सोचता है। जबकि मिल कहता है कि व्यक्ति स्व सुखों के साथ साथ परसुख भी खोजता है, और जो व्यक्ति परसुखों में आनंद आता है वो सर्वोच्च आनंद होता है, दूसरे भी सुखी हों। जब व्यक्ति ये कामना करता है तो सुख और ज्यादा बढ़ते हैं।
तो सुखों को बढ़ाने का तरीका यह है कि सब सुख केंद्रित नहीं हो आप, बल्कि पर सुखों के बारे में सोचें। और अंत में फिर चर्चा करें कि सुख केवल मात्रात्मक नहीं होते बल्कि गुणात्मक भी होते हैं। यह कहना है जीएस मिल का कि सुख केवल मात्रात्मक नहीं होते बल्कि गुणात्मक भी होते। थोड़ा सा बड़े मजेदार उदाहरण देखें। जीएस मिल कहता है कि जब हम कोई वस्तु लाने जाते हैं, जैसे आप घी लाने गए, तो क्या घी का सिर्फ यही देखते हैं क्या कि एक किलो घी लिया है तो उसको नाप के देखें कि 1 किलो है या नहीं है? नहीं, आप घी को सुगंधी लेके भी देखते हैं, घी को खा के भी देखते हैं। आपने दूध लिया तो क्या दूध की सिर्फ मात्रा ही नापते हैं क्या उसके गुण नहीं नापते क्या? ये नहीं नापते इसमें यूरिया मिली हुई है, कि ये शुद्ध है, कि पानी है, कि कैसा है, गाढ़ा है, कि मलाई आएगी या नहीं आएगी। तो जब आप छोटी मोटी वस्तु लेते वक्त आप मात्रा और गुण दोनों देखते हैं, तो फिर जब आप कानून बनाएं, जब आप कोई संस्था बनाएं, जब आप कोई योजना बनाएं, तो उस समय आप मात्रा के साथ साथ गुण क्यों नहीं देखेंगे? तब आप दोनों देखेंगे कि वो कानून कितने लोगों को प्रसन्न कर रहा है और किस मात्रा में प्रसन्न कर रहा है और कितना अच्छा है वो। तो मात्रा और गुण दोनों देखे जाने चाहिए। उपयोगितावादी है जो मिल का ये कहता है, जबकि बेंथम कहता है कि सुख सिर्फ मात्रात्मक होते हैं, गुणात्मक नहीं होते। तो ये हमने बेंथम और मिल का उपयोगितावाद और इनमें अंतर देखा। तो मिल कहता है कि सुख कलन नहीं किया जा सकता, सुख मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होते हैं। सुख निजी नहीं होते, सुख सामूहिक, सार्वजनिक और सामुदायिक सुख भी होते हैं। सुख समान नहीं होते बल्कि कुछ अच्छे सुख होते हैं, कुछ बुरे सुख होते हैं, कुछ उच्च स्तरीय होते हैं, कुछ निम्न स्तरीय होते हैं। जो भौतिक सुख होते हैं वो निम्न स्तरीय होते हैं, नैतिक सुख होते हैं वो बड़े सुख होते हैं। चलिए, ये हमने सुखों की चर्चा की। बेंथम और मिल के में क्या क्या अंतर किया इनके उपयोगितावाद में, ये भी चर्चा की। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि जब हमने मिल की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की चर्चा की, जब हमने मिल के महिला और उदारवादी नारीवाद की चर्चा की, और जब हमने उपयोगितावाद की चर्चा की, तो आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना। तो थैंक्स, मैनी थैंक्स, गुड लक, बाय।